हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो डिस्कस करेंगे आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस को, जो हमारी कंप्लीट रिवीजन की जो सीरीज़ है उसमें आज हमारा ये 6th क्लास है। और इससे पहले हम लोग 5 क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। हिंदी पेडागोजी का सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने मिस किया है तो ज़रूर आप उनको चेकआउट करें। हिंदी पेडागोजी हो गया, ईवीएस पेडागोजी हो गया, ये आपके सीटेट के पेपर में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनकी पेडागोजी में आप अच्छे खासे नंबर जो है वो ले सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर सीटेट को हमेशा अलग ही देने होते हैं। तो उन क्वेश्चंस में जहाँ हमारे नंबर खो जाते हैं, कई बार 1 नंबर 2 नंबर जहाँ रह जाते हैं, इंग्लिश पेडागोजी में कई बार आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो वो नंबर हम लोगों को कम से कम जो एक ईजी पेडागोजी होती है, हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, इनकी बहुत ही ईजी होती है पेडागोजी, इनमें हम लोगों को एटलीस्ट नंबर जो अपने नहीं खोने चाहिए। इसलिए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सिलेबस पूरा करना एक अलग चीज़ है, उस सिलेबस में से क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। इसलिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को जब भी इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है उस हिसाब से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सभी को। और अभी मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, तो आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिल जाएगी। और नोटिफिकेशन आपको मिल सके उसके लिए आप लोग बेल आइकन हिट करके, इस बेल सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन हिट करके यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन आता है, उसको आप ज़रूर क्लिक करके रखें ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आने वाले 1 या 2 दिन में मैं आप लोगों के साथ में एक पैसेज से रिलेटेड वीडियो शेयर करूंगी, कुछ ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे कि आप बहुत ही कम टाइम में और अपने पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम होती है हम लोगों को काफ़ी इंग्लिश पैसेज में। कई मेरे पास में कमेंट्स भी हैं आप लोगों के कि इंग्लिश पैसेज पे एक वीडियो बनाई जाए, तो इस पर मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर के आऊँगी। उसके लिए ज़रूर आप क्या करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन जो है वो उचित नहीं है? भाषा की प्रकृति के बारे में पूछा गया है, आप ऑप्शंस पढ़ लीजिए फटाफट से। भाषाएं जो है वो एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यानी नियम से रहती है। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। अब मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन अच्छे लगेंगे अपने को, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है। बिल्कुल ठीक बात है, वाइगॉत्स्की भी कहते हैं समाज संस्कृति से हम लोग भाषा सीखते हैं। और ऑब्वियसली सी बात है, आप लोग आइसोलेशन में भाषा नहीं सीख सकते। भैया आपको पैदा होते कमरे में बंद कर दिया जाए तो कहाँ से भाषा सीख जाओगे, है ना। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बिल्कुल ठीक बात है, नियम से सीखी जाती है। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाए उतना भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। जैसा कि हम लोग कहते हैं भाई जितनी अच्छे से इंग्लिश सीखनी है तो उतनी इंग्लिश को बोलो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, जितना ज़्यादा प्रयोग करोगे उतना सीखोगे। भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। भाई आप लोग सारे के सारे किसी ज़माने में जब छोटे रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे, अपने आसपास के बच्चों को देख लीजिए, उनको जब भाषा के नियमों के बारे में नहीं पता है, जब उनको व्याकरण के बारे में नहीं पता, तो क्या वो कोई भाषा नहीं बोल रहे हैं? बोल रहे हैं। बच्चा पैदा होते ही अपने आसपास से चीज़ों को क्या है, एक्वायर करके भाषा बोलना शुरू कर देता है, चाहे उसको व्याकरण आए चाहे उसको ना आए। तो कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, ये कथन यहाँ पे उचित नहीं है। इस नहीं को हमें पेपर में ही देखना है, घर पे आके नहीं देखना है ना। ये मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों को। तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं, परस्पर बातचीत क्या है, मुझे मतलब कम्युनिकेशन जो है वो क्या है? पढ़ने लिखने में सहायक है, समय की बर्बादी है, टाइम वेस्ट है बिल्कुल ही, है ना, बातें कर करके टाइम वेस्ट करते हैं, अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है, ठीक है, सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। बिल्कुल ठीक बात है, जितनी ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन होगी उतनी ही आपकी लिसनिंग, उतनी आपकी स्पीकिंग स्किल जो है वो बेहतर होगी। ठीक है, तो सीधा सीधा सा आंसर है इसका, बहुत अच्छा सा आंसर लग रहा है देखने में, जो कि सुहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है। सुहेल की समस्या जो है वो क्या है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है सीटेट में, इसीलिए मैं जब भी कोई नया अपना प्रीवियस ईयर उठाती हूँ इसमें ये क्वेश्चन मिल जाता है। और बार बार इसलिए डालती हूँ ताकि आपको पता हो कि क्वेश्चन इस तरीके से बार बार रिपीट होते हैं, कंफ्यूज नहीं होते हैं। अब यहाँ पे अवबोधन पक्ष डाल दिया तो हम सोचेंगे बाप रे बाप, अवबोधन पक्ष उसका क्या है जो बेहतर है? भैया हमें नहीं मतलब अवबोधन पक्ष क्या है, हमें देखना है उसको पढ़ने में कठिनाई होती है। वैसे अवबोधन पक्ष का मतलब होता है वो समझ लेता है चीज़ों को, ठीक है, पर उसको पढ़ने में कठिनाई होती है। तो क्या होगा? डिप्रेशन है, डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है। सीधी सी बात है, पढ़ने में कठिनाई है तो क्या है? डिसलेक्सिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डिप्रेशन तो हो नहीं सकता, डिस्ग्राफिया आपको पता लिखने से रिलेटेड होता है, डिसकैलकुलिया किससे होता है? आपकी गणितीय उससे समस्या से रिलेटेड होता है, यानी कि उसको गणना में अगर दिक्कत हो तो क्या होगा? डिसग्राफिया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका भाषा का प्राथमिक रूप है, यानी कि लैंग्वेज का जो फर्स्ट रूप होता है वो कौन सा होता है? व्याकरणिक होता है, लिखित होता है, मौखिक होता है या सांकेतिक होता है?
भाई व्याकरण हमें शुरू शुरू में नहीं पता होती, लिखना भी नहीं आ रहा होता, बच्चे को बोलना भी नहीं आ रहा होता, तब भी तो वो भाषा को समझता है और हमें चीज़ें समझा देता है। जब छोटा होता है बच्चा, मतलब कि सांकेतिक होता है बच्चा, क्या है, संकेतों के माध्यम से समझना शुरू करता है शुरू शुरू में, जब उसको कुछ भी नहीं आ रहा होता तब भी। तो भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है, सांकेतिक होता है, यानी कि साइंस के माध्यम से वो अपनी चीज़ों को बता देता है। साइन जो होते हैं संकेतों के माध्यम से, और समझ भी लेता है। ठीक है, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। मैं थोड़ा सा स्पीड चल रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस में इतना टाइम लगाने वाली ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यही क्वेश्चंस आपको कहीं और देखोगे तो 30-30 मिनट में और 50-50 मिनट में करवाए हुए मिलेंगे, तो ज़रूरत नहीं है, जबकि इतना फालतू बातें हम लोगों को ज़रूरत नहीं है करने की। ये बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है, जो कि आपका CCE हम जिसको बोलते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उसके बारे में बात की जा रही। उचित नहीं है पूछा है कथन। सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है। ये बताता है बच्चों को किस तरह की मदद की ज़रूरत है, या ये बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर, नहीं है पूछा है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं सही है, बच्चे के संदर्भ में मूल्यांकन करता है, किस तरीके से उसको मदद देनी है हमें, ठीक है, वो हमें बताता है, रेमेडी क्या देनी है वो बताता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में विभाजित करने के लिए हम उसका मूल्यांकन नहीं करते कि भाई तुम पास हो तुम फेल हो। ठीक है, तो पेडागोजी हमें कहती है कि भाई हमें ऐसा नहीं करना है। रियल में क्या होता है वो आप सभी जानते ही हैं, है ना, बट पेडागोजी तो यही कहती है कि उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में विभाजित नहीं करना है। कहानियाँ जो है बच्चों की भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है, बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं। भाई टाइम पास के लिए खाली समय में ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बच्चों की कल्पनाशीलता, कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। ये भाषिक नियम ही सिखाती है, तो सिर्फ ज़रूरी नहीं भाषिक नियम सिखाती है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, या उनके खाली टाइम में हम कहानियाँ बताते हैं। बल्कि क्या होता है, इससे क्या होगा, जब बच्चे कहानियाँ सुनते हैं तो क्या होती है, उनकी जो इमेजिनेशन पावर होती है, उनकी जो क्रिएटिविटी होती है, उनकी जो थिंकिंग होती है, जो चिंतन क्षमता होती है, वो बढ़ती है। बच्चे क्या है, उसी तरीके से सोचना शुरू करते हैं, इमेजिन करना शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। नहीं है पूछा गया है। परिवेश से प्रारंभ भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से नियम बनाए जाते हैं। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश जो है महत्वपूर्ण होता है। इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। भाषा के नियम जो है वो सीखे जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन दो चीज़ों पे ध्यान देना, भाषा अर्जन की बात की जा रही है और नहीं पूछा गया। तो सीधी सी बात है, भाषा अर्जन में कोई नियम जो है वो नहीं सिखाए जाते हैं। जब हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं तो हम किसी तरीके के रूल्स को नहीं पढ़ते हैं, हम सीधा सीधा लोगों से सुनते हैं, अपने आसपास से भाषा को सुनते हैं और उसको हम एज इट इज़ एक्वायर कर लेते हैं। हमें कोई मतलब नहीं उसके क्या नियम है क्या नहीं है। नियम कब सिखाए जाते हैं, अगर यहाँ लिखा होता कि भाषा को लर्न करने की बात होती अगर, ठीक है, अधिगम की बात होती, भाषा अधिगम की बात होती, तो नियम की बात आती। बाकी सारी चीज़ें ठीक है। जो हिंदी होती है ना, शुद्ध हिंदी, उसे घबराया मत किया करो। परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से नियम बनाए जाते हैं, यानी आपके आसपास में जो एनवायरनमेंट है ना, उससे जो आपको आंकड़े मिलते हैं उससे आपके नियम अपने आप बन जाते हैं। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ठीक बात है। समाज संस्कृति जो है सहज रूप से उसको आत्मसात करते हैं, आप इंटरलाइज करते हैं, ये भी ठीक बात है। तो ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित मानते हैं। भाई एक मल्टीलिंग्वलिज्म क्लास के बारे में अगर आपको कोई एक्टिविटी आपको करवानी हो तो कौन सी एक ऐसी एक्टिविटी जिसको आप सर्वाधिक अच्छा मानते हैं। सूर्य अस्त हो गया वाक्य को 10 बार लिखिए। हिंदी पाठों में चिड़िया, पुस्तक, कुआं को अपनी भाषा में क्या कहते हैं। लट खत शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए या फिर स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए। तो इन सब चीज़ों में 10 बार बोलोगे तो एक ही तरीके से बोलोगे। ठीक है, 10 बार वाक्य बनाओ तो भी एक ही भाषा में बनाओगे। लट खत के हिंदी रूप कंठस्थ करोगे तो रिमेंबर वो मेमोराइज करने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ क्या है, आपकी अपनी भाषा में उसको क्या कहते हैं, यानी कि हर बच्चा इन तीनों शब्दों को अपनी अपनी भाषा में बताएगा। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, उनकी भाषा का वेलकम कर रहे हैं, उस क्लास में बहुभाषिकता को पोषित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना, उसका ज़्यादातर आंसर आपका यही रहता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को चीज़ें रटनी नहीं है, कॉन्टेक्स्ट में समझना ज़रूर है कि क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। ठीक है, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो क्या है। अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, पाठ्य पुस्तक में दिए अभ्यास या फिर भाषिक संरचनाओं का अभ्यास। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें आपको जो है सही लग सकती है कि पठन कुशलता के लिए भाषिक संरचनाओं का अभ्यास होना चाहिए, है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास भी ज़रूरी हैं, अपेक्षागत शुद्ध उच्चारण, ये तो बिल्कुल ही मतलब कि आपको अर्थ ना पता हो, सिर्फ आपको शुद्ध उच्चारण पता हो, तो
तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, यानी कि पठन कुशलता अगर आपकी अच्छी करनी है तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जुड़ी हुई आपके पास में क्या होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, सामग्री होनी चाहिए। तो आपकी क्या होगी, पठन कुशलता जो है वो विकसित होगी, अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तमिल भाषी सुहेल जो है प्राय भजन को भजन कहता है। भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। भाई तमिल में आपने देखा होगा, भाई ये क्या है, उनकी मातृभाषा का प्रभाव है एक तरीके से, कि भजन को आप देखेंगे ना, भजन बोला जाता है ना, आप भजन सुनेंगे, तो वो वाली बात बोली जा रही है कि आप क्या करेंगे। तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। सुहेल को बताएंगे कि सही शब्द भजन है, भजन शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे या सुहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे। डांटने वाला तो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ जब भी कोई इस तरीके का क्वेश्चन आता है, इसमें आपको बच्चे को डायरेक्ट बताना नहीं होता है कि तुम ये गलत बोल रहे हो। ये भी आपका पेडागोजी में आंसर बिल्कुल गलत होता है। नॉर्मली आप क्लासेस में शायद यही करते होंगे, एज ए टीचर बोलेंगे नहीं नहीं तुम भजन मत बोलो, भजन बोलो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। भजन शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे कि तुम भजन 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 बोलते रहो, वही राम 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 करते करते बच्चा मरा मरा बोलने लग जाए, है ना। तो ऐसा भी नहीं करना है। यहाँ क्या करना है, तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए भाई आपको क्या करना है, एक तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। आप अल्प प्राण और महाप्राण जो ध्वनियाँ होती हैं आपकी, उससे आप उसको समझाने का प्रयास करेंगे कि भाई वो भजन को भजन बोल रहा है, बट उसको आप डायरेक्ट उसको नहीं बोलेंगे या उसको मतलब उसका कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी उसकी भाषा को लेकर के। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा। ये कुछ क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस थे जो हमने फटाफट से डिस्कस कर लिए हैं विद आपकी एक्सप्लेनेशन, कोशिश की है मैंने। तो आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, कमेंट करें अपने स्कोर को कि 10 में से आपका स्कोर कितना रहा, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। मैं बार बार याद दिलाती रहती हूँ ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि सीटेट आने वाला है हमारा और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों को मिलने वाली है फिलहाल। ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्ट।